नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान के होने वाले इलेक्शंस में जो आज से कुछ समय के बाद होंगे, यानी 28 जून को होंगे। और उसके लिए नामांकन पत्र जो है वो तय हो गया है, यानी अ, वहाँ पे जो एक गार्डियन काउंसिल है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है या संस्था है जो तय करती है कौन इलेक्शन लड़ेगा। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं इलेक्शन के लिए, इसमें से कुछ ही लोगों को अलाउ इस साल 6 लोगों के नाम आए हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये वो लोग होते हैं, एक तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या आप कह लीजिए वहाँ का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह नहीं है। उनके यहाँ अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है वो सुप्रीम लीडर के पास होती है, जो कि आयतुल्ला अली खamenei है इस समय। वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, असली पावर उनके पास होती है। प्रेसिडेंट पास भी काफी पावर होती है और जो पॉलिसीज होती है उसको इम्प्लीमेंट करना प्रेसिडेंट का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और पॉलिसी बनाने के लिए एक अलग कमेटी है जिसका प्रेसिडेंट भी मेंबर होता है, और सुप्रीम लीडर, और उसके अलावा नेशनल उनके यहाँ रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनके यहाँ इस समय वो है सिक्योरिटी। ईरान की सिक्योरिटी, ईरान को खतरा बहुत जगहों से लगता है कि है। तो वो जो है खासतौर से रेवोल्यूशन को भी उन्हें खतरा लगता है, जिसके खिलाफ अमेरिका इसराइल ने ओपनली जंग छेड़ रखी है। तो वो जो बॉडी है वो तय करती है क्या मेजर फॉरेन पॉलिसी होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तय करती है। अब इस इलेक्शन में 6 कैंडिडेट होंगे। और फिर उसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि उनका जो सिस्टम है वो क्लैरिकल रूल कहलाता है, यानी मौलवियों का सेटअप है। ये सेटअप में रेवोल्यूशन यही लोग लाए थे, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी सच है कि इन्हीं लोगों ने दी थी उसको प्रिजर्व करने में। और फिर उसके बाद जो ईरान इराक वार हुई, उसके बाद ईरान इराक वार 8 साल तक चली, जिसमें 1 मिलियन लोग मरे, और मरने वालों में अधिकतर जो लोग थे वो ईरानियन थे। इसका असर अभी तक आपको वहां पे नजर आएगा आप जाएंगे तो। अब दूसरी तरफ पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शहरों का सद्दाम हुसैन की सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ईरान को दोबारा से उन्हीं ने बिल्ड किया, रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट जिसे कहना चाहिए। वहां पे सेना भी नहीं थी जिस समय अटैक हुआ, क्योंकि जो शाह की सेना थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। अब ये था कि इनके यहाँ उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद ही 8 साल के बाद से इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया। उनके यहाँ ये है, उनका मानना ये है कि डेमोक्रेसी जो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसी को ये रिजेक्ट करते हैं। और इनका कहना यह है कि इस्लाम के अंदर किंगशिप यानी राजशाही की कोई जगह नहीं। इस्लाम सख्त खिलाफ है उसके। और वहां पे जो मसालेहत पहले होती थी, जो कहा जाता था मस्जिद में बैठ के तय करे जाते थे इश्यूज, कहते हैं अब वो बड़े फॉर्म में डेमोक्रेसी के रूप में हो सकते हैं। तो उनके यहाँ पार्लियामेंट भी होती है जिसे वो मजलिस कहते हैं, और एक प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट के पास भी काफी पावर है। प्रेसिडेंट और यानी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, और फिर उसके अलावा सुप्रीम लीडर, इनके बीच में पावर डिवाइड रहती है। यही जो है उनका मेन जो है बैलेंस ऑफ पावर करते रहते हैं, यानी कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा बल्कि डिवीजन रहता है। इन लोग का मानना यह है कि रिजीम जो है वो प्रो पीपल होनी चाहिए, जनता के फेवर में काम करनी चाहिए। शिया इस्लाम में जनता के लिए, पॉवर्टी और गुर्बत के लिए बहुत वो है, एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस है। तो प्रो पीपल होनी चाहिए, और ऑप्रेसिव नहीं होनी चाहिए, ये शिया इस्लाम है। शाह ईरान को के खिलाफ जो खुमैनी ने फतवा दिया था उसमें यही कहा था कि वो रिजीम जो है एंटी पीपल है, आम जनता के खिलाफ है। और दूसरी तरफ ये कहा गया था कि वो बेइंतहा ऑप्रेसिव है, क्योंकि उस जमाने में बहुत ऑप्रेसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग
ऑथोरिटेरियन रूल को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, चल रहा था, इसलिए उसको हटाया। हालाँकि एक बड़ी डिबेट है, बहुत से लोगों का कहना ये है कि ये सत्ता में आने के बाद ये भी काफ़ी अथॉरिटेरियन। इनका कहना ये है कि हम अ, बहुत सी आज़ादी इसलिए नहीं देते कि खतरा बहुत है चारों तरफ से। एनीवे ये एक अलग डिबेट है, कभी और बात की जा सकती है। अब देखना ये है कि इनके इस समय जो मेन कंटेंडर हैं इस वक़्त पावर के, वो कौन-कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ही आदमी है जिसका लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मोहम्मद बाक़र अ, ग़ालिबाफ़। ये स्पीकर पार्लियामेंट के रहे हैं, फिर उसके अलावा ये भी इनके पास बहुत सी पोस्टें रही हैं, मैं देख रहा हूँ। ये मेयर के अलावा भी ये रहे हैं, ये जनरल थे रिवॉल्यूशनरी गार्ड में, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है उसके जनरल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। अ फिर ये पुलिस चीफ भी रहे हैं, ये फिर उसके अलावा इन्हीं के दौरान में ईरानियन पुलिस ने जो तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उनके ऊपर सख्ती से उसको दबाया गया था, जिसमें काफ़ी लोग मरे भी थे, बच्चे, स्टूडेंट्स। एंड ये इससे पहले कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2005 में, 2013 में, फिर 2021 में भी ये लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं ने जो अभी रईसी जिनकी हत्या हो जिनकी इनका देहांत डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में नॉर्दर्न इराक में, उनके फेवर में विथड्रॉ कर लिया था, और इसलिए तो अब लोगों का मानना ये है कि ये सबसे फेवर्ड कैंडिडेट हैं यही, और इनकी पॉपुलैरिटी और जो 4-5 जो कैंडिडेट हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है, और एक्सपीरियंस भी इनका काफ़ी है, क्योंकि स्पीकर भी रहे हैं और नेशनल गार्ड में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर भी रहे। अब ये है कि बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो इस इलेक्शन में जिस पे डिबेट होगी। एक तो ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में देखना ये है कि क्या इनकी पॉलिसीज़ इमर्ज होती है, क्या चाहते हैं, इस पे काफ़ी डिबेट होगी, अलग-अलग राय होगी, बात होनी चाहिए अमेरिका से, नहीं होनी चाहिए, ये अमेरिकन प्रोग्राम न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए, और ईरान का कहना ये है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, और वो न्यूक्लियर बम बनाने के फेवर में नहीं है। उनका मानना ये है कि इस्लाम में न्यूक्लियर वेपन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको वो नहीं बनाएँगे। लेकिन अमेरिकन, इज़राइल और दूसरे मुल्कों का कहना ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। ये एक बड़ा चार्ज है, वो मानने पे तैयार नहीं इस बात पे, इसीलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, बार-बार सैंक्शन, बहुत रिगोरस सैंक्शन, जिसने इकोनॉमी को काफ़ी हद तक डैमेज किया है ईरान की। दूसरा इनके सामने ये है जो इकोनॉमी है इस समय, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत है। ईरान के साथ समस्या ये है कि ये इंटरनेशनल बैंकिंग से बाहर है। सैंक्शन क्या ईरान पे जो लगाए गए हैं, इसमें सेकेंडरी सैंक्शंस भी है। यानी जो कंपनीज़ या कंट्री ईरान से ट्रेड करेगी मेजर इश्यूज़ के ऊपर, तो उसके उस कंट्री या उस कंपनी के ऊपर भी अमेरिकन सैंक्शन लगा देंगे। इस कारणवश, क्योंकि अधिकतर लोगों का, देशों का और कंपनीज़ का जो ट्रेड होता है वो अमेरिका से होता है, इसलिए वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो पाती। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ईरान के, उनके ऊपर भी सैंक्शन है, तो ईरानियन इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। ये इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे इलेक्शन डिबेट के अंदर। अब ये देखना है कि किस तरीके से इलेक्शन को और जो इश्यूज़ हैं, विमेन का इश्यू है, ख़ैर वो तो मेरा ख़्याल है कि ये लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि ईरानियन उसमें पार्लियामेंट में ज़रूर इश्यू आ सकता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल डिबेट में मुझे नहीं लगता। हालाँकि ईरान का में विमेन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। अब देखना ये है कि कितने परसेंटेज जो है वोटर वोट डालने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से वहाँ के से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसका मानना ये है कि लोगों को इंटरेस्ट कम नज़र आता है। वोटर टर्नआउट कम होगा, ये
लोग कह रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या सचमुच कम होता है। हालाँकि सुप्रीम लीडर ने अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और वोट डालें। कितना असर होगा? क्योंकि ये इलेक्शन जिस समय हो रहा है, इसमें वीमेन की संख्या बहुत है, 50% से होगी के करीब हर देश में होती है, उनके यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही होगी, इसलिए कि इतने लोग मरे हैं ईरान-इराक वॉर में। फिर दूसरी बात ये है कि एक हिजाब का मसला वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बना हुआ है और डर इस बात का है कि शायद वीमेन वोट करने कम आए। और दूसरी तरफ ये है कि उनके यहाँ अर्बन और वीमेन रूरल औरतें जो हैं, उनके यानी देहात और शहर की औरतों में डिवाइड भी है। देहात की औरतें हिजाब और काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं रिजीम के साथ, लेकिन जो शहर की एजुकेटेड, वेस्टर्न एजुकेटेड या काफ़ी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं, उनकी लड़कियाँ हिजाब के फेवर में। आपको शहरों के अंदर काफ़ी नज़र आएगा बिना हिजाब के भी लड़कियाँ आपको दिखेंगी। फिर वो औरतें काफ़ी फैशनेबल हैं, ईरान में फैशन इस ज़माने से है, कोई नई चीज़ नहीं है उनके यहाँ, उनका कल्चर का पार्ट है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे फैशन, मेकअप करना, ये सब उनका। और ये है कि अब देखना ये है कि अर्बन वुमेन यानी जो वुमेन हिजाब मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, वो कितना वोट डालने के लिए निकलती। कई औरतों ने प्रेज़िडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करने की भी कोशिश की गई थी, मगर उनके कैंडिडेचर्स जो थे, वो गार्डियन काउंसिल जो काउंसिल है उसने रिजेक्ट कर दी। ये एक समस्या है उनके यहाँ के औरतों का। वहाँ के जो उलमाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा रोल देने पे तैयार नहीं। हालाँकि वो ये भी कहते हैं कि तकरीबन बराबरी का हक़ है, मगर बहुत से इश्यूज़ में जब मामला आता है, तो औरतों का अ, सख्ती से निपटा जाता है, बहुत सख्ती से। अब ये देखना है कि बात ये भी है कि एक तरफ वहाँ पे और भी बहुत सी समस्याएँ हैं, किसी भी मुल्क के अंदर हर कोई तो सपोर्टर नहीं होता गवर्नमेंट के। तो एक सेक्शन है गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, जो एक सेक्शन है जो प्रो अ, वेस्ट है, वो चाहता है कि वहाँ पे जैसा पहले सेटअप था शाह के ज़माने में, कम से कम बगैर शाह के वहाँ पे उस टाइप का सेटअप बने, पूरी आज़ादी हो, डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, उसकी वो बात करते हैं। लेकिन ये सेक्शन भी बहुत बड़ा नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ हो सकता है कि ये इसके मानने वाले काफ़ी हों, मगर ईरान में नेशनलिज़्म बहुत डीप रूटेड है। उसका कारण ये है कि अकेला पर्शियन मुल्क है। उनको अपनी भाषा, उनके अपने कल्चर पे बहुत नाज़ है। हमेशा से इस्लाम आने से पहले से आज तक वो सभ्यता पे बहुत एम्फेसिस देते हैं और उनके यहाँ कल्चर पे बहुत ज़ोर है और वो इसी कारण हमने देखा है कि ईरानियन जो है वहाँ पे बड़ी अच्छी फ़िल्म्स भी बनाते हैं, हर तरह की आपको फ़िल्म्स मिलेंगी। हालाँकि बहुत से फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर मुल्क छोड़ के भाग भी गए क्योंकि उनके पास काफ़ी सख्ती हो रही थी। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हर तरह की फ़िल्में बने, ये स्टेट के खिलाफ कोई बात की जाए। लेकिन ये नेशनलिज़्म सब में भी जो बाहर चले गए हैं वो भी काफ़ी नेशनलिस्ट हैं, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नेशनलिस्ट हैं। सब ईरान के प्रति बहुत मोहब्बत करते हैं और जब तक के मैं समझता हूँ कि अमेरिका और इज़राइल ये सैंक्शंस और उसके बाद वॉर थ्रेट जो बना हुआ है ईरान के ऊपर, इज़राइल क्योंकि बार-बार कहता है कि वो ईरान पे जब तक अटैक नहीं होगा, ईरान के जब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगी, तब तक जो है इस क्षेत्र के हालात यानी उनके हिसाब से जो क्षेत्र के हालात हैं वो सही नहीं हो सकते और इज़राइल पे खतरा बना रहेगा क्योंकि ईरान इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता। वो एक ऑक्युपायर की शक्ल में देखता है और वो ईरान जो है वो हमास को और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है जो इज़राइल के खिलाफ है इस समय। ये जंग का खतरा बना रहता है इसलिए नेशनलिज़्म भी उनके यहाँ बनी रहती है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे ये रिजीम चली जाए मगर वो ये नहीं चाहते कि प्रो अमेरिकन रिजीम वहाँ पे आ जाए। वो सब चाहते हैं कि नेशनलिज़्म रिजीम का रहना ज़रूरी है। इलेक्शन की जो डिबेट होती है ज़्यादातर वो लाइव डिबेट होगी चैनल्स के ऊपर जिनको लोग देखते हैं और उसके अलावा भी मीटिंग्स वगैरह वहाँ पे होती हैं।
बिल बोर्ड्स पे लगा सकते हैं, बड़े-बड़े पोस्टर्स और तरह की चीज़ों के। हमें आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही हम ईरान की फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी और आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बदलाव जो भी इलेक्शन जीतेगा ये नज़र नहीं आता। ये सुप्रीम लीडर ने पहले ही कह दिया। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।